नमस्कार दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट खबर यह आ रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अक्सर आप सुनते होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हुर्रियत। तो हुर्रियत को यहां पर बैन किया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस फैक्शंस लाइकली टू बी बैंड अंडर यूएपीए। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है और इसकी जो पूरी इतिहास है हुर्रियत का काफी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताऊंगा पूरा कि चल क्या रहा है एग्जैक्टली और इसके अलग अलग फैक्शंस क्यों बने, क्या हुआ था, अभी प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली यू हैव टू डाउनलोड आवर ऐप या फिर study.iq.com पर जा सकते हैं। बहुत ही कम दाम पर जितने भी कोर्सेज हैं यूपीएससी, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस, सभी कुछ आपको वहां पर उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली चल क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखोगे तो सरकार के द्वारा एक तो जो जमाते इस्लामी है और एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, इनको यहां पर ऑलरेडी बैन किया जा चुका है। और इस समय जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यही बताया जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंसीडर कर रही है कि ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का दो घड़ा है, दो फैक्शंस हैं, उन दोनों को यहां पर बैन कर दिया जाएगा। मैं आपको आगे बताऊंगा पूरे इतिहास के बारे में कि किस तरह से ये दो फैक्शंस वगैरह आए। लेकिन एक काफी इंपॉर्टेंट कदम हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर हुर्रियत को यहां पर पूरी तरह से बैन किया जाता है। तो देखिए इसकी शुरुआत अगर आप देखोगे तो जो विंटर का समय था 1992, जिस समय आप यूं कह सकते हो कि जो मिलिटेंसी है वो अपने पीक पर चल रही थी, चरम सीमा पर चल रही थी। आपको पता है जस्ट 2-3 साल पहले वहां पर एक इलेक्शन हुआ था और वो इलेक्शन काफी ज्यादा रिग्ड बताया जा रहा था, मतलब कि धांधली हुई थी। और कहीं ना कहीं उसी से एक प्रकार का बोला जाता है कि मिलिटेंसी का बीज बोया गया था उस समय और बहुत तेजी से उस समय फैल गया था। और ये सारी चीजें हमें वहां पर देखने को मिलती है। तो 1992 से बेसिकली यहां पर जो मिलिटेंसी है जब पीक पर था तो उस समय जितने सेपरेटिस्ट थे कश्मीर के अंदर, उनको ऐसा नीड हुआ कि हमें एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। और ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या करेगा कि मिलिटेंट मूवमेंट जो चलता रहेगा उसके पैरेलली इसलिए ताकि सरकार के साथ अगर कोई बातचीत करनी है, क्योंकि सरकार डायरेक्टली मिलिटेंट से तो बात करेगी नहीं, तो एक पैरेलल एक ग्रुप बनाया जाए, प्लेटफॉर्म बनाया जाए ताकि जो कश्मीर का इशू है उसको रिजॉल्व किया जाए। इसको लेकर ये इन्होंने इस तरह का कुछ ग्रुप बनाने का सोचा। और ये जो पूरा फॉर्मेशन है आप कह सकते हो इसको लीड किया जा रहा था बाई ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के द्वारा। बेसिकली एक प्रकार का ऐसा कॉन्फ्रेंस था जिसमें जितने भी सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल आउटफिट थे वो आपस में एक साथ आ गए। आई होप कि आप समझ रहे होगे। तो ये जितने भी आपस में एक साथ आ गए और जो आपस में बातचीत हुआ उसी को बोला गया ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंसेस। तो बेसिकली ये जो पूरा आइडिया है हुर्रियत का, ये बनाया गया, फाइनली बनाया गया 1993 में। वैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर जो डिस्कशन है इसको लेकर वो 27 दिसंबर 1992 से स्टार्ट हो गया था। और इस पूरे मीटिंग को बुलाया गया था मिरवैज उमर फारूक के द्वारा। उस समय ये सिर्फ 19 साल का था, आप जस्ट इमेजिन करो 19 साल का था। और करीब 7 महीने तक इन पार्टीज के द्वारा बातचीत चला, डेलिब्रेशन चला और फाइनली 31 जुलाई 1993 को यहां पर ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जिसको आज हम बोलते हैं वो बनाया गया। और इनका मेन जो कॉमन व्यू था वो यही था कि कश्मीर जो है वो इलीगल ऑक्यूपेशन में है और इसको हमें एक प्रकार से सही तरीके से आजाद दिलाना है। मतलब ये इनका मेन एम था जब इसको बनाया गया। और जब ये पूरा शेप में आया, ये पूरा अलायंस, तो ये जो मिरवैज मैंने आपको बताया ना, ये पर्सन, ये इसका फर्स्ट चेयरमैन बन गया था। तो यहां तक आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। हुर्रियत कॉन्स्टिट्यूशन के अगर उनका खुद का जो कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया था उसके अंदर यही लिखा गया था कि ये एक प्रकार का पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस पार्टीज है जम्मू कश्मीर का और ये पीसफुल स्ट्रगल चाहते हैं ताकि कश्मीर का जो डिस्प्यूट है उसको सही तरीके से सॉल्व किया जाए। और इनका कहना था कि जो यूएन रेजोल्यूशन था ट्रिपरटाइट टॉक का, उसके माध्यम से किया जाएगा। अब देखिए ये भारत के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इसके अंदर इनका कहना था कि इसके अंदर भारत, पाकिस्तान और कश्मीर के लोग, तो सभी लोग यहां पर शामिल होंगे तब ये पूरा जो पीसफुल रेजोल्यूशन है वो हम कर पाएंगे। और जैसा मैंने बताया था कि करीब 4-5 साल पहले एक इलेक्शन हुआ था कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में पूरा, तो वहीं से वो ज्यादातर रिग्ड बताया जाता है। वो इलेक्शन बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बताया गया। आगे चलकर उस इलेक्शन की वजह से ही बोला जाता है कि यहां पर जो मिलिटेंसी है वो काफी हद तक बढ़ गई थी। तो ये एक प्रकार का जो पोल अलायंस बना था 6 साल पहले जब इलेक्शन हुआ था, तो उसी का ही एक एक्सटेंशन बताया जाता है ये जो पूरा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बना। तो आई होप कि अब चीजें यहां तक समझ में आ गई होंगी। अब स्प्लिट कैसे होता है, मतलब इसके अलग अलग फैक्शंस कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूं। 1993 से लेकर 1996 के बीच में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स रहा था कश्मीर के अंदर, क्योंकि उस समय जितने भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स
थे वो विड्रॉ कर गए थे। उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था कि इलेक्शंस वगैरह गलत तरीके से हुए, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फिर आगे चलकर 1996 का असेंबली इलेक्शन होता है और वहां पर नेशनल जो कॉन्फ्रेंस है, आज के डेट में आप सुनते होंगे जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो वापस आ जाती है ताकि असेंबली इलेक्शंस वगैरह में पार्टिसिपेट कर सके। और जो हुर्रियत है वो आपका पूरा बैकिंग मिलता है उसको पाकिस्तान की तरफ से, ये बताया जाता है। तो हुर्रियत अपने चरम सीमा पर, मतलब कि एकदम हाई पॉइंट पर पूरा चल रहा होता है। तो एक दशक तक तो वो काफी अच्छे से चला। हुर्रियत का जो मेन एजेंडा था, जो वो करना चाहते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर धीरे धीरे उनकी आइडियोलॉजीज में प्रॉब्लम आने लगी। मतलब कि इस पूरे हुर्रियत के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो मॉडरेट थे, कुछ लोग ऐसे थे जो कि यहां पर हार्ड लाइनर्स थे, जो एक्सट्रीमिस्ट जिसको कहते हैं। तो मॉडरेट की अगर मैं बात करूं तो जो इसका पहला चेयरमैन था उमर फारूक, ठीक है, ये हो गया, अब्दुल गनी लोन हो गया, तो ये लोग मॉडरेट्स के अंदर आते थे। और जो हार्ड लाइनर्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, सैयद अली गिलानी, अक्सर आप सुनते होंगे आज भी इसका नाम, मसरत आलम हो गया, तो ये सब हार्ड लाइनर्स के अंदर आते थे। उनके अंदर आपस में ही डिफरेंसेस पैदा होने लग गया फ्यूचर स्ट्रैटेजी को लेकर, मिलिटेंसी का रोल कैसा होगा, भारत सरकार के साथ बातचीत करनी है कि नहीं, तो इन सारे मुद्दों को लेकर दोनों में आपस में डिवाइड होने लग गए। 2002 का जब असेंबली इलेक्शन आया तो इन हुर्रियत में स्प्लिट हो गया। तो करीब 10 साल के बाद आप कह सकते हो कि दोनों आपस में बट गए। क्यों बट गए? क्योंकि यहां पर जो हार्ड लाइनर्स थे, जैसे सैयद अली शाह गिलानी, ठीक है, उसने आरोप लगा दिया मॉडरेट के ऊपर, साजिद लोन के ऊपर, कि आप इलेक्शंस में अपने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स को खड़ा कर रहे हो। मतलब कि आप इलेक्शंस नहीं लड़ना चाहिए था, लेकिन आप पीछे के दरवाजे से आप इलेक्शंस के अंदर अपने आदमियों को खड़ा करवा रहे हो, और हम चाहते हैं कि साजिद लोन को यहां से एक्सपेल कर दिया जाए, हटा दिया जाए। लेकिन उस समय के जो हुर्रियत चेयरमैन थे अब्बास अंसारी, उसने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, हम यहां पर उसको नहीं हटाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों के आपस में बीच में डिफरेंसेस आने लग गए। और 2003 में क्या हुआ, हार्ड लाइनर्स ने रिमूव कर दिया अंसारी को, ये जो हुर्रियत का चीफ था उसको यहां से हटा दिया और अपना खुद के पर्सन को वहां पर बैठा दिया। और उसी समय बेसिकली क्या हुआ कि जो मिरवैज का एक पर्टिकुलर ग्रुप बन गया और गिलानी का एक अलग ग्रुप बन गया, और दोनों में आपस में यहां पर डिवाइड हो गए। और जम्मू कश्मीर का एक और लिबरेशन फ्रंट जो लीड किया जाता है आज के डेट में, अक्सर आप सुनते होंगे यासिन मलिक के बारे में, वो भी पहले इसका पार्ट हुआ करता था। तो उसने क्या किया, वो किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, वो अपना अलग दूसरा रास्ता चुन लिया और ज्यादा एक्सट्रीमिज्म का रास्ता उसने चुन लिया। तो ये इस समय सिचुएशन देखने को मिलेगा। अब हुर्रियत के साथ अगर आप देखोगे तो भारत सरकार की लंबी बातचीत होती है, डायलॉग होता है। अब जाहिर सी बात है, यहां पर जो गिलानी वाला कैंप था वो तो बातचीत करने के लिए रेडी नहीं था, वो हार्ड लाइनर था, तो वो तो एक अलग रूप चल जाता है उसका। लेकिन ये जो मिरवैज वाला ग्रुप था वो नई दिल्ली के साथ बातचीत करने के लिए रेडी था। वो चाहता था कि यहां पर किसी प्रकार से जो रेजोल्यूशन है कश्मीर का वो निकाला जाए। लेकिन गिलानी ग्रुप बेसिकली एक प्री कंडीशन लगा दिया था। गिलानी का ये कहना था कि सबसे पहले नई दिल्ली को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अब जाहिर सी बात है, भारत सरकार तो ये कभी एक्सेप्ट करेगी ही नहीं कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी तो हम कभी मानते ही नहीं है, ये तो पूरी तरह से भारत का अभिन्न हिस्सा है। आप कैसे कह सकते हो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है? तो गिलानी का ये प्री कंडीशन था, इसके लिए गिलानी के साथ बातचीत नहीं हो पाया। तो मिरवैज कैंप के साथ अगर आप देखोगे तो यहां पर डायलॉग के रास्ते खुले। सबसे पहले अगर आप देखिए तो 22 जनवरी 2004 को जो उस समय के डिप्टी पीएम हैं एल के अडवाणी, उन्होंने होस्ट किया हुर्रियत डेलीगेशन को। उसमें जितने भी मॉडरेट वाले लीडर्स थे वो यहां पर आते हैं नॉर्थ ब्लॉक में, और यहां पर बातचीत होती है और फिर से वहां पर डिसाइड किया जाता है कि हम वापस से मिलेंगे। फिर सेकेंड राउंड ऑफ टॉक चलता है उसी साल 27 मार्च को, और आगे चलकर आपको पता है यूपीए की सरकार आ जाती है। तो उसमें भी 2005 में यहां पर मनमोहन सिंह के साथ बातचीत होती है, सेम जो मॉडरेट लीडर थे ना हुर्रियत के, मिरवैज, उन्हीं के साथ। फिर अगले साल यहां पर 2006 में फिर से बातचीत होती है। तो दोनों लोग बातचीत चलती रहती है और आपस में ये लोग डिसाइड करते रहते हैं कि यहां पर किसी ना किसी प्रकार का डायलॉग होना चाहिए, रेजोल्यूशन हम निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब आप खुद सोच के देखो, जब इतने लंबे समय से बातचीत चल रही है, कोई रेजोल्यूशन ऐसा नहीं निकल पा रहा है, तो जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो गिलानी वाला कैंप था, उसको तो मजा आ जाएगा, वो तो खुश हो जाएगा कि देखो यहां पर ये लोग जो कोशिश कर रहे थे नहीं हो पा रहा है। तो इनको यहां पर एक काफी बड़ी ताकत मिल गई और ये लोगों को दिखाने लग गए कि देखो ये जो मॉडरेट्स थे वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। और फाइनली 10 साल के बाद 2016 में अगर आप देखोगे तो मॉडरेट ग्रुप में से ये कुछ जो पर्सन्स हैं, शबीर अहमद शाह हो गया, नयम अहमद खान हो गया, ये लोग सभी क्या करते हैं कि मिरवैज वाले ग्रुप से निकलकर ये गिलानी वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब जो गिलानी वाला ग्रुप है वो आपका उसको मजबूती मिल जाती है। लेकिन फिर आगे चलकर आप देखिए रिसेंट के अगर हम इवेंट्स की बात करें
तो सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि बीजेपी पावर में होती है अगर आप देखो सेंटर में, तो ये लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा रेड करवाते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रेड होती है हुर्रियत लीडर्स के ऊपर 2018 में, और दोनों फैक्शंस के जो आपके लीडर्स हैं वो बैकफुट पर चले जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर पिछले साल की बात है 30 जून को, जो गिलानी है वो एक काफ़ी बड़ा सरप्राइज दे देता है। गिलानी ये कहता है कि हम हुर्रियत से बाहर जा रहे हैं, मतलब वो हुर्रियत के साथ जो एसोसिएटेड था वो कह रहा है कि हम इससे बाहर निकल रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा शौक था, क्योंकि इसी के द्वारा लीड किया जा रहा था जो हार्ड लाइनर्स हैं। और इसके अलावा जो हुर्रियत की कमान है जो हार्ड लाइनर्स वाली, वो बेसिकली मोहम्मद अशरफ सहरई को दे दी जाती है, क्योंकि ये डेप्यूटी था, गिलानी के जस्ट नीचे था, उसको कमान दे दी जाती है कि तुम संभालो। अब रिसेंट में अगर आप देखो तो एनआईए के द्वारा जो भी रेड वगैरह किया गया है हुर्रियत के लीडर्स के ऊपर, बाकी के ऑर्गेनाइजेशन जैसे जमात इस्लामी हो गया और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो गए, उनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया। टॉप लीडर्स को यहां पर अरेस्ट कर लिया गया है। और स्पेशली ये सारी चीजें कब हुई थी मैं आपको बता दूं, जो 5 अगस्त 2019 जब एब्रोगेट किया गया था जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस, उसके पहले ये सारी चीजें की गई थी। तो इसकी वजह से क्या होता है, आज के प्रेजेंट डेट में हुर्रियत का कोई बहुत ज्यादा वजूद नहीं है। हुर्रियत बहुत ज्यादा नीचे कमजोर पायदान पर चला गया है, कोई बहुत ज़्यादा वजूद नहीं देखने को मिलेगा। और इसीलिए रिसेंटली आप देखिए तो भारत सरकार का यही बयान, मतलब जो रिपोर्ट सामने आई थी कि जो पूरा कॉन्फ्रेंस है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, दोनों जो फैक्शंस हैं इसको पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। तो लेट्स सी कि क्या होता है एग्जैक्टली। लेकिन आई होप कि जो रिसेंटली न्यूज़ चल रहा था हुर्रियत के बारे में, ये एग्जैक्टली आया क्यों, क्या इनका मेन मकसद था, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा लेक इसमें से जम्मू कश्मीर के अंदर लोकेटेड है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और जो भी कोर्सेज हैं बहुत कम दाम पर आपको मिल जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।